बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अच्छा जी, हमारी 9th क्लास की जनरल साइंस की सीरीज़ चल रही थी। सेकंड चैप्टर में स्टार्ट किया था। आगे से हमने आज देखेंगे लेक्चर। जिन्होंने पीछे से नहीं देखी, जाके वीडियोस पहले वो देख लें ताकि आगे आप उनके लिए आसानी हो। और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, शेयर किया करें वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक भी कर दिया करें। जज़ाकल्लाह। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अच्छा, हमने लास्ट वीडियो में पेन नंबर 17 तक किया था, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे पेन नंबर 18 से। क्या है टॉपिक हमारा आज का? कार्बन के कंपाउंड्स के एग्ज़ाम। कार्बन जो होते हैं उनके जो कंपाउंड्स होते हैं उनकी कौन कौन सी एग्ज़ाम्स होती हैं, आज हम वो देखेंगे। कार्बन कुदरती तौर पर पाए जाने वाले बहुत से कंपाउंड्स का हिस्सा है। अच्छा, कार्बन क्या होता है? कुदरती तौर पर जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं उनका हिस्सा होता है। कुदरती तौर पर क्या होता है? दो चीज़ होती हैं, एक कुदरती होती हैं और एक मसनूई होती हैं। कुदरती जो होती हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से, मतलब जो इंसान नहीं बनाते, अल्लाह ताला से बनाई हुई होती हैं जो चीज़ें, उन्हें कुदरती कहा जाता है। और जो इंसान खुद बनाता है, अल्लाह ताला से कुदरती तो नहीं बनाई गई होती, उन्हें मसनूई कहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमने याद रखनी, कुदरती होता है जो अल्लाह ताला ने बनाई हो, किसी इंसान ने ना बनाई हो। आगे हैं, अच्छा जी, आगे उन्होंने मिसाल दे दी है। मिसाल चेक करें ज़रा। मिसाल के तौर पर कुदरती गैस और दूसरे ईंधन कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड पर मुश्तमिल होते हैं। अब कुदरती गैस जो है वो उन्होंने कहा जो कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होती है, ठीक है। आगे है गोल कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंपाउंड का अमेज़ा। अमेज़ा कहते हैं मतलब कि इन सब से मिलकर बनी है, ठीक है। बाज़ इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसा कि सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट में भी कार्बन मौजूद होता है। तो ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं इनके अंदर भी कुछ हैं जो जिनके अंदर कार्बन मौजूद होता है, लेकिन कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में ज़्यादा कार्बन होता है। अब इनमें क्या आ जाता है? पेंट्स, ये जो आम पेंट्स हम करते हैं दीवारों वगैरह पे, दरवाज़ों वगैरह पे, ठीक है। और ये प्लास्टिक, फिर है कार्बोहाइड्रेट गज़ा जिसमें दालें, आलू, सब्जियाँ आ जाती हैं। और फिर है अद्वियात मेडिसिन जो हम खाते हैं। आगे देखते हैं। कार्बन हमारे खुराक और हमारे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में भी पाया जाता है। पौधों को भी जिंदा रहने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाद कंपाउंड की जरूरत होती है। फिजा में ये कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में मौजूद होता है। फिजा कहते हैं हवा को, ठीक है। हवा के अंदर भी ये मौजूद होता है। किसकी शक्ल में होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके ज़रिए से हम अच्छा ठीक जिसके वजह से जो पौधे होते हैं वो सांस लेते हैं। हाइड्रोकार्बन सादा तीन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ये सिर्फ दो एलिमेंट्स कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। ये कुदरती तौर पर फॉसिल फ्यूल्स यानी पेट्रोलियम, कोल और पीट में भी पाए जाते हैं। ये फॉसिल फ्यूल्स जो हैं कुदरती तौर पर पेट्रोलियम वगैरह और कोल वगैरह हो गए, उनमें भी होते हैं। कुदरती तौर पर पाए जाने वाले अच्छा, यहाँ पे ये चीज़ आपने याद नहीं है। कुदरती तौर पर पाए जाने फॉसिल फ्यूल्स के नाम लिखे हैं, वो पूछ सकते हैं, तो वो हैं पेट्रोलियम, कोल और पीट। ये आपने याद रखना है। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, एमसीक्यू भी आ सकता है। कुदरती तौर पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मरकबात की एक बहुत अहम क्लास कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट के साथ ही मिसाल ग्लूकोज है। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट के साथ ही मिसाल कौन होती है? ग्लूकोज है, ये भी याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट के अलावा कुदरती पाए जाने वाले ऑर्गेनिक मरकबात में प्रोटीन्स, फैट्स और ऑयल्स बहुत अहम हैं। कुदरती तौर पर जो पाए जाते हैं ऑर्गेनिक मरकबात कार्बोहाइड्रेट्स के, उनमें कौन से बहुत अहम है? प्रोटीन है, फैट्स है और ऑयल्स है। तो इंसानों, जानवरों, परिंदों, मच्छरों का गोश्त प्रोटीन से बना होता है। बहुत से अहम ऑर्गेनिक कंपाउंड इंसान ने खुद बनाए हैं। इनमें से अनगिनत किस्म के मसनूई रेशे, प्लास्टिक, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं और ये बॉक्स हम बाद में देखते हैं। दवाइयाँ, पेंट्स और हज़ारों किस्म की दूसरी अशिया शामिल हैं। अच्छा जी, ये जो है ना बॉक्स, ये आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, इसको आपने कवर करना होता है। इसमें से भी क्वेश्चन देते हैं। अच्छा जी, क्या है? इथेन गैस फलों, बिलखुसूस केले को कबल अज़ वक्त पकाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। कबल अज़ वक्त क्या होता है? वक्त से पहले।
अभी उसका टाइम नहीं हुआ, अभी वो कच्चा ही होता है, तो उसको तोड़ के इथेन गैस का इस्तेमाल करके उसको केले को पकाया जाता है। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि केले को पकाने के लिए कौन सी गैस का इस्तेमाल किया जाता है, तो वो इथेन गैस का इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखना है आपने। कच्चे केले को मखसूस डिब्बों में डालकर मखसूस जगहों पर रखा जाता है जहाँ इथेन गैस की मिकदार ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे केले और सब्जियाँ पक जाते हैं। जिससे केले नहीं, सब्जियाँ भी इस तरीके से उगाई जाती हैं, याद रखिएगा। आगे है पानी। पानी सतह ज़मीन पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कंपाउंड है। मिसाल के तौर पर ज़मीन का 3/4 हिस्सा समुद्रों से घिरा हुआ है। पानी वह कंपाउंड है जो कुदरती तौर पर मादा की 3 हालतों माया, ठोस, गैस में पाया जाता है। अच्छा, माया क्या होता है? जो कि पानी की तरह जो हालत हो, मतलब कोई चीज़ सख्त होती है, कोई पानी की तरह की होती है, ठीक है। जो पानी की तरह की होती हैं, जैसे तेल हो गया, उसको माया कहते हैं। और ठोस जैसे बर्फ़ होती है सख्त, ठीक है, वो पतली नहीं होती पानी की तरह, तो वो ठोस चीज़ें होती हैं जो पानी की तरह पतली होती हैं, लिक्विड फॉर्म में होती हैं, उनको माया की हालत में कहा जाता है। और जो सख्त होती हैं उनको ठोस हालत में। और गैस पानी के बुखार में पाया जाता है। जैसे पानी को हम बॉयल करते हैं, उसके ऊपर आपने बुखारात देखे होंगे, मतलब बुलबुले जिनको हम जुबान में कहा जाता है, वो बनते हैं, तो वो गैस होती है, ठीक है, वो गैस की कंडीशन होती है। ये ना सिर्फ हमारी संतों, तजर्बाकारों और घरों में इस्तेमाल होता है, बल्कि हमारे जिंदगी के लिए अहम किरदार अदा करता है। ये पानी के बारे में बात कर रहे हैं कि ना सिर्फ हमारे संतों में, हमारे जहाँ हम तजर्बे करते हैं वहाँ पे, और सिर्फ घरों में इस्तेमाल होता है, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी में अहम रुकन है। इसके बगैर हम जिंदा ही नहीं रह सकते, ठीक है, सबको पता है ये चीज़। तो पानी के मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एक एटम, जबकि हाइड्रोजन के 2 एटम होते हैं। देखें मैंने H2O, ये पानी का फार्मूला आता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको पता चल रहा है हाइड्रोजन, H का मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 है इसके अंदर, O का मतलब होता है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन कितनी है? 1 है। इंसान जिस्म का 2/3 हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है और हमारी मुख्तलिफ ग़िज़ाई अजनास पानी वाफर मकदार में मौजूद होता है। ग़िज़ाई अजनास कहते हैं ये जो सब्जियां वगैरह होती हैं, उनको ग़िज़ाई अजनास बोला जाता है। अब उन्होंने पानी की मिकदार बता दी है, मुख्तलिफ जो हम खुराक खाते हैं, सब्जियां वगैरह खाते हैं, उसके अंदर कितनी कितनी होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है टेबल, ये आपको MCQ में पूछा जा सकता है। किसी भी चीज़ का वो नाम लिखेंगे और नीचे ऑप्शन वो दे देंगे, या वो मकदार लिख देंगे और पूछेंगे कि ये इतनी मकदार पानी की किस में होती है, नीचे ऑप्शन दिए होंगे टमाटर, दूध, संतरा वगैरह, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, टमाटर में है 95% पानी होता है, दूध में 87% होता है, संतरे में 86% होता है, सेब में 84% होता है, अंडे में 75% होता है, आलू में 76% होता है। आगे हैं जो हमारे बॉडी के अज़ा हैं, उनके अंदर कितना होता है, हड्डियों के अंदर 72%, लेकिन ये वज़न के हिसाब से होता है। देखिए लिखा है बिलहाज वज़न, जो नहीं है सब में इतना ही हो, जितना वज़न होगा उसके हिसाब से होगा। और गुर्दों के अंदर तकरीबन 82% और खून में 90% तक हमारे पानी शामिल होता है, ठीक है। इस बोझ को आपने ध्यान से याद कर लेना है। आगे हैं पानी के खवास, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये बोर्ड में आता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। पानी एक बेरंग बेमाया है, मतलब ये बेबूस, सॉरी, इसके अंदर कोई बदबू नहीं आती, ठीक है, बेरंग है, इसका कोई रंग नहीं होता। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, अब ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं उसका जमना, जैसे बर्फ़ पानी को जमाया जाता है तो कब वो जमती है, जब उसका 0 डिग्री हो जाता है, ठीक है, उसका टेम्परेचर जो होता है वो 0 पे चला जाएगा, तब वो जमेगी, उसको फ्रीजिंग पॉइंट कहा जाता है इसका। और जो बॉइलिंग पॉइंट है, जब हम इसको बॉयल करते हैं, उबाला देते हैं, तो वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब होगा तब बॉयल आएगा इसके अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा, जब बिल्कुल टोटली गर्म होगा। बर्फ़ हल्के होने की वजह से पानी की सतह पर तैरती रहती है। बर्फ़ का जब होता है वो वज़न ठंडा होकर हल्का हो जाता है, इसलिए वो पानी के ऊपर तैरती है। टेम्परेचर में इजाफा होने के साथ साथ जूं बर्फ़ पिघल कर पानी में तब्दील होती है, इसकी डेंसिटी में भी इजाफा होता है। अच्छा, जब जैसे जैसे उसका वो पानी वो वैसे ठंडी होती है, ठीक है, लेकिन जब उसको गर्म पानी के अंदर हम ऐड कर देते हैं, उसको टेम्परेचर गर्म में ऐड कर देते हैं, तो वो पिघलना शुरू हो जाती है, उसकी जो डेंसिटी है वो भी साथ साथ बढ़ती जाती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की डेंसिटी इतनी होती है 0.990 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये आपने याद रखनी है, MCQ में अक्सर पूछा जाता है। जबकि बर्फ़ की डेंसिटी 0.918 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। अच्छा, ये अब आपने मिक्सिंग करनी, पानी की ये है और बर्फ़ की ये है, ठीक है। देखें तो पानी की कितनी ज़्यादा है और बर्फ़ की बहुत कम हो जाती है उससे।
आगे देखें, इससे ये बात ज़ाहिर होती है पानी के फ्रीज़ होने के अमल के दौरान हुजम में इजाफा हो जाता है। माया हाल में बर्फ़ की निस्बत पानी के मालिक्यूल एक दूसरे के करीब होते हैं, यानी वजह है कि पानी की डेंसिटी बर्फ़ की डेंसिटी से ज़्यादा है। क्या होता है कि जब माया हालत जो होती है वो बर्फ़ की निस्बत पानी के मालिक्यूल जो होते हैं वो एक दूसरे के ज़्यादा करीब होते हैं, ठीक है। जब बर्फ़ के अंदर जो मालिक्यूल होते हैं वो एक दूसरे के करीब होते हैं, लेकिन वाटर के अंदर वो दूर होते हैं, ठीक है। वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो दूर ही हो जाती बात है, और बर्फ़ जो होती है वो आपस में जम गई होती है तो वो इसके पार्टिकल भी एक दूसरे के करीब आ जाती हैं। पानी की ज़्यादा डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। ऐसे ममालिक जहाँ मौसम सर्मा में दरिया और समुद्र मंजमद हो जाते हैं। मंजमद क्या होता है, मतलब बिल्कुल जम जाते हैं, ठीक है। इसको बिल्कुल जम जाते हैं, यहाँ आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। इन पानी की ये खूबी मछलियों और दूसरी आब हयात के ज़िंदा रहने की ज़ामिन है। अच्छा, पानी जब बिल्कुल भी जम जाता है तो फिर भी जो मछलियाँ होती हैं, दूसरी आबी हयात कहते हैं, जो पानी के अंदर बहुत सी ज़िंदगियाँ और जानवर वगैरह रहते हैं, ठीक है। तो वो फिर भी इसके अंदर ज़िंदा रहते हैं। पानी ज़्यादा ठंडा होता है, इसकी डेंसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। जैसे जैसे ठंडा होगा उसकी जो डेंसिटी है, उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, ठीक है। ये पानी के ख़वास पर नोट लिखें, या पानी के ख़वास के बारे में आप क्या जानते हैं, ये पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ तक के अगर लॉन्ग में ये नहीं आएगा तो शॉर्ट इसमें से कोई ना कोई बना के वो दे देंगे आपको, ठीक है। तो आपने घबराना नहीं है, वो कंफ्यूज करते हैं लेकिन होती यही चीज़ें हैं सारी। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपनी इंतहा का पहुंच जाती है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी भारी होने की वजह से तह में चल जाता है, जबकि ठंडक में इजाफा के साथ पानी के ऊपर की ज़्यादा डेंसिटी में कमी की वजह से बर्फ़ में तब्दील भी हो जाता है। क्या होता है कि जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो पानी भारी होगा, वजन उसका ज़्यादा हो जाएगा और ठंडक में इजाफा हो जाएगा, ठीक है। और पानी के ऊपर की जो सतह है उसके ऊपर बर्फ़ चली जाती है। जब आपने देखा होगा, आप किसी भी पानी के अंदर जब बर्फ़ को डालते हैं तो वो कभी भी नीचे नहीं बैठती बल्कि ऊपर तैरना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये वही है चीज़, और डेंसिटी कम होने की वजह से ऊपर ही रहती है। इस तरह पानी की बलाई सतह के बर्फ़ में तब्दील हो जाने के बावजूद नीचे पानी मस्तूर माया हाल में रहता है। पानी जब बर्फ़ हम किसी भी पानी के अंदर डालते हैं तो नीचे क्या होगा, पानी वैसे ही माया हाल में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा और बर्फ़ ऊपर आ जाएगी, ठीक है। ये हम प्रैक्टिकल भी इंशाल्लाह करेंगे। शॉर्ट वीडियो आप देखिएगा इंशाल्लाह 1-2 दिन में, एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको इसका ना प्रैक्टिकल भी कर दूँगी, ठीक है। लाइव दिखाऊँगी, देखिएगा ज़रूर। बर्फ़ की तह के नीचे पानी में हल पजीर हवा समुद्री हया के सांस लेने के काम आती है। बुक्स चेक कर लेते हैं, बुक्स में क्या है। क्या आप जानते हैं, नौजवान आदमी, एक जवान जो आदमी है उसका जिस्म तकरीबन 35 लीटर पानी का मुश्किल होता है, उसके अंदर 35 लीटर पानी होता है। जिस्म का कुल वजन का करीबन 2/3 2/3 बनता है। लड़कियों में पानी के तनासब की ये मकदार कुछ कम होती है। अच्छा, लड़कों में 35 लीटर होता है लेकिन लड़कियों में इससे कम होती है। ये वजह है कि कुछ अद्वियात लड़कों की निस्बत लड़कियों पर ज़्यादा जल्दी असरअंदाज होती हैं। क्या है कि एक जो जवान लड़के होते हैं उनके अंदर पानी तकरीबन 35 लीटर होता है, लेकिन जो लड़की होती है उसके अंदर 35 लीटर से कम होता है। इसलिए जब हम बीमार होते हैं, कोई भी हम अद्वियात मेडिसिन वगैरह लेते हैं तो लड़कों की निस्बत लड़कियों के पर वो जल्दी असर कर जाती है। अच्छा, ये आपने यहाँ पे यही बात याद नहीं है कि एक नौजवान जो आदमी है उसके अंदर 35 लीटर पानी होता है। ये ऑप्शन आ सकता है, MCQ आ सकता है। आगे है पानी बतौर यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ये भी क्वेश्चन इतना पूछा जाता है कि पानी बतौर यूनिवर्सल सॉल्वेंट किस तरह काम करता है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आता है, इसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, और ये लॉन्ग में आता है, ठीक है। शॉर्ट में भी पूछेंगे तो आप उसके मेन चीज़ें लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक लाइन लिखनी है। अगर लॉन्ग में पूछें तो फुल लिख के आएँ, उसको भी अपनी वर्डिंग में आप कन्वर्ट करें। मुश्किल वर्ड से दूर लें, आसान लफ्ज़ों का चुनाव करें, ठीक है, ताकि आपकी मिस्टेक्स कम से कम हो और नंबर ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। पानी मुख्तलिफ अनवा के बेशुमार अशिया को अपने अंदर हल करने की सलाहियत रखता है। अनवा कहते हैं मतलब कि बहुत सी चीज़ों को, जैसे चीनी वगैरह होगी, नमक हो गया, इस तरह की बहुत सी चीज़ें हम अंदर वो अपने अंदर हल कर सकता है। पानी अपनी इस खूबी की वजह से कीमिया सनती रिएक्शंस और कई दूसरे कीमिया रिएक्शंस की सॉल्वेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। मतलब कि सनती रिएक्शंस क्या होते हैं, ये संते वगैरह जो फैक्ट्रियाँ वगैरह होती हैं उसके अंदर कोई भी चीज़ बनाई जाती हैं तो ये सॉल्वेंट के तौर पर काम करता है, ठीक है। सॉल्वेंट होता है कोई भी चीज़ को बनाने के लिए, उसके अंदर इसका
शुमार किया जाना। टेम्परेचर में इजाफे के साथ साथ ठोस अशिया की पानी में सोल्यूबिलिटी में भी इजाफा होता है। पानी में हर सोल्यूट की सोल्यूबिलिटी दूसरे सोल्यूट से अमूमन मुख्तलिफ होती है। मिसाल के तौर पर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 ग्राम पानी में पोटाशियम नाइट्रेट 84 ग्राम, लेकिन कॉपर सल्फेट सिर्फ 33 ग्राम हल होता है। मतलब जैसे चीनी है या नमक है, तो उसकी एक तादाद फिक्स है कि इतना हम हल करेंगे, उतना ही पानी में। अगर हमें थोड़ा सा पानी लिया है मिसाल के तौर पर, उसके अंदर हमने थोड़ी सी चीनी डाली है, ठीक है, तो अगर उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं है तो चीनी वैसे ही नीचे बैठी रहेगी। तब तक हम थोड़ा सा पानी और अंदर ऐड करके उसको मिक्स नहीं करेंगे तो मिक्स नहीं होगी, जितना मर्जी हम कर लें वो नीचे बैठी ही रहेगी। इसी तरह नमक का और टेम्परेचर होता है और चीनी का और होता है, ठीक है। मैंने आपको बिल्कुल आम सी मिसाल देकर समझा दी। तमाम गैसें किस हद तक पानी में हल पजीर हैं, मतलब ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का, ये सारी जो गैसें हैं ये किसी हद तक पानी में डिजोल्व हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं। उमूमन टेम्परेचर में इजाफे से गैसों की सॉल्युबिलिटी में भी कमी होती है। बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन यानी तमाम जानवर के अंदर होने वाले केमिया रिएक्शन में भी पानी एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट की हैसियत रखता है। मैं बार बार बता रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। मैं आपको बिल्कुल साथ साथ बता रही हूँ, कोई मैं ईयर के लास्ट पे जाके आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं बता रही। मैं स्टार्ट से आपको लेके चल रही हूँ ताकि आप साल के स्टार्ट से ही इम्पोर्टेंट चीज़ें ध्यान से और अच्छे से करें। आगे है हवा। हमारी ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ गैसों का हमेशा है। हवा की फीसद तरकीब बिलहाज हुजम नीचे टेबल में दी गई है। अच्छा जी, एलिमेंट्स में हवा कितनी होती है? नाइट्रोजन के अंदर 78%, आर्गन में 0.9%, नियॉन में 0.002%, बहुत कम होती है। ऑक्सीजन में 21, कार्बन डाइऑक्साइड में 0.03, हीलियम, क्रिप्टॉन और जैतून में इतनी होती है। ये नहीं आता, ठीक है, ये आप ना करें। इसमें से कुछ भी पूछा नहीं जाता है, हालांकि ये देखने में इंपॉर्टेंट लग रहा है, लेकिन ये पेपर में नहीं आता, ठीक है, इस बात को समझ लें। हवा में मुख्तलिफ गैसों का फीसद तक मुश्किल रहती है। मिसाल के तौर पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की फीसद मकदार दो अवामिल तरतीब फोटो सेंसर रिस्पेशन के जरिए मुश्किल रहती है। आज हमारा हो गया है पेज नंबर 20। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह 21 से स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।